नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामोफोबिया में। मैं धर्मेंद्र। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा YouTube चैनल आप लोगों के लिए विभिन्न संस्थानों के मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करता है। तो इसी सीरीज़ में आज हम लोग करेंगे दृष्टि IAS संस्थान का मॉडल टेस्ट संख्या 16। तो मित्रों, अब तक हम लोग दृष्टि IAS संस्थान के 15 पेपर देख चुके हैं और इसके साथ ही विज़न IAS संस्थान के भी मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व किए जा रहे हैं। शीघ्र ही संस्थानों के पेपर अपलोड कर दिए जाएंगे और UPSC का, जैसा कि आप लोग जानते हैं, नोटिफिकेशन भी आ चुका है। तो हम लोग अब बड़ी तत्परता से आप लोगों के समक्ष लेके आए हैं ये सीरीज़, और इसके साथ ही विभिन्न सब्जेक्टों के टॉप 1000 क्वेश्चन भी यहाँ पे सॉल्व कराए जाएंगे, क्योंकि प्री पास करने का मेन जो फॉर्मूला होता है वो होता है करीब करीब हज़ारों की संख्या में किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चनों को सॉल्व करना और इसके साथ ही उनके एक्सप्लेनेशनों को तैयार करना। तो देखते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है, प्राच्यवादी और आंग्लवादी विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला नंबर, वॉरेन हेस्टिंग्स प्राच्यवादी दर्शन के समर्थक थे। नंबर 2, प्राच्यवादियों का उद्देश्य भारतीयों पर सांस्कृतिक प्रभुत्व के साधन के रूप में पश्चिमी शिक्षा को लागू करना था। नंबर 3, आंग्लवादियों का मानना था कि भारत का विचार शास्त्रीय पश्चिम के समतुल्य पुरातन था। 4 नंबर, कलकत्ता के में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वर्ष 1800 में हुई थी। इसको सिविल सेवकों को भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षित करने के लिए स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर ये 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं मॉडर्न हिस्ट्री से, और इसके बारे में बात की गई है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं, वॉरेन हेस्टिंग्स प्राच्यवादी दर्शन का समर्थक था। ये बात बिल्कुल सही है। प्राच्यवादियों का उद्देश्य सांस्कृतिक, नंबर 2 क्या है, प्राच्यवादियों का उद्देश्य सांस्कृतिक प्रभुत्व के साधन के रूप में पश्चिमी शिक्षा को लागू करना था। ये बात बिल्कुल गलत है। पश्चिमी शिक्षा को नहीं, बल्कि भारतीय शिक्षा के प्रति उनमें थोड़ा अगाध प्रेम के तौर पे, या ये कह सकते हैं भारतीय शिक्षा के प्रति थोड़ा समर्थन के तौर पे बात की गई थी। नंबर 3, आंग्लवादियों का मानना था कि भारत का विचार शास्त्रीय पश्चिम की तुलना में पुरातन था। ये बिल्कुल गलत है। इनका कतई मानना नहीं था, पुरातन नहीं मानते थे ये। यानी 2 स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे क्या हो गए हैं, रॉन्ग हो गए हैं। नंबर 4, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वर्ष 1800 में हुई थी। इसको सिविल सेवकों को भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षित करने के लिए स्थापित किया गया था। ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सत्य है। तो उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? तो मित्रों, उपयुक्त में से 2 कथन क्या है हमारे, बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर और देखते हैं 2 क्या कह रहा है। औपनिवेशिक काल के दौरान भारत के राज्य सचिव के पद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पद की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1858 के माध्यम से की गई थी। दूसरा, वर्ष 1935 तक इसका वेतन भारतीय कोष से दिया जाता था। उसके बाद इसके प्रावधान अंग्रेजी संसद के वार्षिक बजट द्वारा किया गया था। चौथा, वर्ष 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित भारत के उच्चायुक्त पद को राज्य सचिव के कुछ कार्य सौंपे गए थे। तो बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। तो बात करते हैं यहाँ पर हम लोग।
पद की स्थापना औपनिवेशिक काल में भारत राज्य सचिव की पद की स्थापना 1858 में की गई थी, बिल्कुल सही है। वर्ष 1935 तक इसका वेतन भारतीय कोष से दिया जाता था और उसके बाद इसका प्रावधान अंग्रेजी संसद के बजट के द्वारा दिया जाने लगा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, क्या कह रहे हैं, 1935 तक इसका वेतन, ये बिल्कुल गलत है। 1919 के एक्ट के अंतर्गत ही कहा गया था कि इसका वेतन और इसके समस्त खर्चे भारतीय कोष से दिए जाएंगे। ये बात पूर्णतः क्या है, गलत है। 1919 के भारत सरकार अधिनियम के स्थापित भारत के उच्चायुक्त पद को राज्य सचिव के कुछ कार्य सौंपे गए थे, ये बात बिल्कुल सही है। राज्य सचिव के पद की स्थापना को लेकर इसी पद की समाप्ति में यह ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था, ये भी बात क्या है मित्रों, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर यदि हम बात करेंगे तो दो स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल सही हैं, यानी 3, 1, 3 एंड 4, यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ईस्ट इंडिया कंपनी के स्कॉटिश अधिकारी और बाद में मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर थॉमस मुनरो ने राजस्व संग्रह के लिए रैयतवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली का प्रस्ताव रखा। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इससे कंपनी के राजस्व में वृद्धि हुई। 2, मध्यस्थों की कमी के कारण गांव की जाति संरचनाएं कमजोर हो गईं। 3, इसके परिणाम स्वरूप गांव की सामाजिक संरचना में साहूकार वर्ग का उदय हुआ। ठीक है, इसके अलावा और कोई स्टेटमेंट, इसके अलावा कोई स्टेटमेंट नहीं है। तो देखना है इन्हीं में से कौन सा सही हो रहा है हम लोगों को। तो सबसे पहले बात करते हैं स्कॉटिश अधिकारी के बारे में, क्या बोल रहे हैं ये स्कॉटिश अधिकारी महोदय, देखते हैं जरा। थॉमस मुनरो के द्वारा इससे कंपनी के राजस्व में वृद्धि हुई, ये बात बिल्कुल सही है। मध्यस्थों की कमी के कारण गांव में जातीय संरचनाएं कमजोर हो गईं, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं हुआ था और ये सीधे किसानों से ही रेवेन्यू वसूल करने का एक प्रावधान था, इसलिए ऐसा किया गया था मित्रों। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इसके बाद इसके परिणाम स्वरूप गांव की सामाजिक संरचना और साहूकार का वर्ग उदय हुआ, यानी ये भी सही है। 1 और 3, यानी 2 स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं। जरा देखते हैं क्या कह रहा है, कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पे आ रहे हैं हमारे पास। उपरोक्त में से कितने कथन रैयतवाड़ी बंदोबस्त के परिणाम हैं? तो यहाँ पर 2 कथन रैयतवाड़ी बंदोबस्त के परिणाम हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, क्या कह रहा है। भारत के वायसराय ने अपने कार्यकाल के दौरान एक अकाल आयोग का गठन किया, जिसने वर्ष भर सूखे के प्रबंधन हेतु रूपरेखा की अनुशंसा की। इस आयोग की अनुशंसा को उक्त वायसराय ने काफ़ी हद तक स्वीकार किया। अपने शासन के दौरान उन्होंने तिब्बत पर एक अभियान का भी आदेश दिया। बाद में उन्होंने अपने कमांडर इन चीफ के साथ वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्ति को लेकर हुए विवाद की पृष्ठभूमि से त्यागपत्र दे दिया। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, एक एल्बर्ट बिल के पृष्ठभूमि के बारे में बात की जा रही है। तो एक आयोग जिसकी अनुशंसा मानी गई थी, जिसके द्वारा, तो वो थे वायसरॉय हमारे लॉर्ड कर्जन। कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे, जिन्होंने 1899 से 1900 में थे और एक अकाल आयोग भी गठित किया था और उसकी रिपोर्ट की अनुशंसाएं भी मांगी थी। और एक विवाद जो कर्जन का हुआ था वो था किचनर कर्जन विवाद। कौन सा? किचनर कर्जन विवाद। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, क्या कह रहा है 5, जरा उसे देखते हैं। देश पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन द्वारा प्रख्यापित 1840 की लैक्स लॉ की रिपोर्ट में एक परिचित विषय पर चर्चा की गई थी, जो कि समकालीन समय में भी भारतीय सामाजिक कानूनी गलियारों में विमर्श के कारण सही रही है। रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किस विषय पर चर्चा की गई थी? ऑप्शन ए, सभी नागरिकों हेतु समान कानून। बी, लड़कियों हेतु विवाह की न्यूनतम आयु। सी, वैवाहिक बलात्कार।
और डी धार्मिक पूजा स्थल। तो यहाँ पर यदि हम बात करें लैक्स लॉ की रिपोर्ट में जो बात की गई थी वो थी सभी नागरिकों के हेतु समान कानून यानी अपराध साक्ष्य अनुबंध 1840 के अंतर्गत संहिताकरण करने की बात की गई थी यहाँ पर। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। आधुनिक भारत के इतिहास में निम्नलिखित ऐतिहासिक व्यक्तित्व ने वर्ष 1939 में बहुचर्चित त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के पद का चुनाव हार गया। स्वतंत्रता के बाद वह संविधान सभा का हिस्सा बने और समिति का भी हिस्सा बने जिसने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन पर चर्चा की थी एवं इस समिति ने अपना फैसला विपक्ष में सुनाया था। उपरोक्त परिच्छेद में किस ऐतिहासिक व्यक्तित्व की चर्चा की गई है? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी एस एन धर, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल और ऑप्शन डी पट्टाभी सीतारमैया। तो यहाँ पर जिस व्यक्तित्व के बारे में बात की गई है वो व्यक्तित्व हैं पट्टाभी सीतारमैया, जो कि 1939 का चुनाव सुभाष चंद्र बोस के अगेंस्ट हार गए थे और जिसके हार पर महात्मा गांधी ने कहा था ये मेरी व्यक्तिगत हार है और इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और एक फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 उसे देखते हैं। सम्मति आयु अधिनियम 1891 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाल विवाह के खिलाफ 1860 के अधिनियम के विपरीत जिसे बिना किसी विरोध के पारित किया गया था, वर्ष 1891 के इस अधिनियम को हिंदू संगठनों ने कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। इसने विवाह की न्यूनतम आयु 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दी। उपरोक्त कथनों के बारे में कौन सा एक सही है? कथन 1, कथन 2 दोनों सही हैं। कथन 2, कथन 1 की सही व्याख्या है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। एक सही 2 गलत, एक गलत किंतु 2 सही। तो पहला स्टेटमेंट दोबारा से पढ़ते हैं और उसके बारे में देखते हैं। बाल विवाह के खिलाफ 1860 के अधिनियम के विपरीत जिसे बिना किसी विरोध के पारित किया गया था, 91 के इस अधिनियम में हिंदू संगठनों ने कड़ा विरोध किया था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है मित्रों, बिल्कुल विरोध हुआ था इसका। इसने विवाह की न्यूनतम आयु 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दी थी। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं कि ये जो शारदा अधिनियम आया था 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दी थी, तो इस मामले में अगर हम बात करते हैं तो उम्र की जो बात की गई थी उसमें 10 वर्ष की कोई चर्चा नहीं की गई थी। हाँ, ये जरूर कहा गया था कि 12 वर्ष होनी चाहिए, इसलिए ये गलत स्टेटमेंट हो जाता है। तो हमारा पहला सही दूसरा गलत, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। निम्नलिखित जनजातीय एवं कृषक विद्रोह द्वारा गठित प्रारंभिक नवीनतम तक होने का व्यवस्थित क्रम बताइए। तो यदि हम बात करें रंपा विद्रोह, तो मित्रों रंपा विद्रोह जो हुआ था वो 1922 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1922 में। और कब तक चला था? जो 1924 तक चला था। इसके बाद अगर हम नील विद्रोह की बात करें तो 1859 में शुरू हुआ था। इस पर नील दर्पण किताब भी लिखी गई है। पावना विद्रोह की बात करें तो 1870 से 90 तक चला था, 80 तक चला था। पाइका विद्रोह के बारे में बात करें तो मित्रों पाइका विद्रोह 1817 तक चला था। और मुंडा विद्रोह के बारे में बात करें तो 1899 से 1900 तक चला था। तो यहाँ पर दिया गया है क्रम साहा बताइए। तो यदि हम प्रारंभिक से नवीनतम तक, यानी जो सबसे पुराना विद्रोह है वो है हमारा नील विद्रोह। कौन सा विद्रोह है? सबसे पुराना है पाइका विद्रोह, यानी 1 नंबर पर आएगा 4 नंबर। 4 के बाद यदि हम बात करें तो फिर 1859 यानी 2 नंबर, इसके बाद 3 नंबर, उसके बाद 5 नंबर और उसके बाद 1 नंबर, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो रहा है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, इसको देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को आरंभ से नवीनतम की बात करिए। क्रिप्स मिशन की विफलता। तो भारत में क्रिप्स मिशन जब आया था वो समय था 1942। शिमला सम्मेलन के बारे में यदि हम बात करें तो शिमला सम्मेलन हुआ था जून 1945। कब हुआ था?
जून 1942। देसाई लियाकत समझौता के बारे में बात करें तो ये हुआ था जनवरी 1945। किस हुआ था? जनवरी 1945। CR फार्मूला के बारे में बात करें तो ये हुआ था 1944। ठीक है। इसके बाद गांधी जिन्ना वार्ता के बारे में बात करें तो ये हुआ था सितंबर 1944। कब हुआ था? सितंबर 1944, यानी सितंबर 1944 को ये हुआ था। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा कथन सही है? अब इन्हें स्थापित करना है तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्रिप्स मिशन ही है। कब है? क्रिप्स मिशन, तो पहला नंबर सबसे पहले। उसके बाद गांधी जिन्ना फॉर्मूला। उसके बाद क्या है? गांधी जिन्ना फॉर्मूला से पहले CR का फॉर्मूला आया था। उसके बाद गांधी जिन्ना फॉर्मूला, फिर आपका देसाई लियाकत समझौता, और 4 1 4 5 3 2, यानी ऑप्शन बी यहाँ भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, और 10 को देखते हैं क्या कह रहा है। सबके लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का प्रसिद्ध नारा किसने दिया? एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का प्रसिद्ध नारा जिस व्यक्ति ने दिया वो थे श्री नारायण गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित पुस्तकों पर विचार कीजिए। अस्पृश्यता से विमुक्ति, रुपए की समस्या, उद्भव और समाधान, भारत माता कौन है, जाति का उच्छेद, संघ बनाम स्वतंत्रता। उपरोक्त में से कितनी पुस्तकें रामजी अम्बेडकर द्वारा लिखी गई हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें कितनी पुस्तकें लिखी गई हैं, तो भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखी हुई पुस्तक के बारे में अगर हम बात करें, रुपए और उसकी समस्या, ये पुस्तक उन्होंने लिखी थी 1923 में। इसके बाद बात करें संघ बनाम स्वतंत्रता, ये उन्होंने लिखी थी 1939 में। जाति का उच्छेद, ये उन्होंने लिखी थी 1936 में। भारत माता कौन है, इसकी रचयिता पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये पुस्तक जो उन्होंने लिखी थी वो लिखी थी यानी 1 2 4 5 1 2 4 5, यानी 1 2 3 4 4 पुस्तकें हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा। ये जो पुस्तक है इसको जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। ठीक है मित्रों, जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। भारत स्त्री महामंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी पहली बैठक वर्ष 1885 में इंदौर में हुई थी। इसकी स्थापना रमाबाई रानाडे द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये दोनों ऑप्शन क्या है मित्रों? बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि भारत स्त्री महामंडल की स्थापना 1910 में, कब? 1910 में किसके द्वारा की गई थी? सरला देवी चौधरानी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? सरला देवी चौधरानी के द्वारा की गई थी। यानी ये दोनों बातें गलत हैं, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? जंगीरा की फकीर आत्मविश्वास, अंधविश्वास और पुरोहित के अत्याचार पर केंद्रित लंबी कविता का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसके लेखक हैं अरविंद घोष, रविंद्र टैगोर, हेनरी डेरोजियो या CRC दत्त। तो मित्रों इसके लेखक हैं हेनरी डेरोजियो। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किसने ज्योतिबा फूले को महात्मा की उपाधि दी थी? विट्ठल राव कृष्ण जी, कृषक फागुजी बंसोड़, रविंद्रनाथ टैगोर, MK गांधी। तो यदि हम यहाँ पर बात करें तो ज्योतिबा फूले की महात्मा की उपाधि विट्ठल राव कृष्ण जी ने दी थी। किसने दी थी? विट्ठल राव कृष्ण जी ने दी थी। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय सामाजिक सम्मेलन को स्त्री को सती प्रथा के खिलाफ खड़े होने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु प्रतिज्ञा आंदोलन शुरू किया गया।
ओके। एम.जी. रानाडे तथा रघुनाथ राव द्वारा भारतीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना की गई। तो यहाँ पे बात करें प्रतिज्ञा सम्मेलन की जो नींव डाली गई थी वो एम.जी. रानाडे और रघुनाथ राव के द्वारा डाली गई थी और उन्होंने विवाह की आयु के संबंधित बात की थी। किसके आयु? विवाह के आयु के संबंधित, सती प्रथा की नहीं बल्कि विवाह की आयु के संबंधित ये बात की गई थी। यानी ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और जबकि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। भारतीय इतिहास के संदर्भ में जिम्मरमैन प्लान का उद्देश्य था अखिल भारतीय स्तर पर विद्रोह करना, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना, ब्रिटिश राज के दौरान आर्थिक सुधारों को लागू करना, भारत सरकार के लिए एक संघीय ढांचे की स्थापना करना। तो यहाँ पर यदि हम बात करें जिम्मरमैन प्लान का उद्देश्य था अखिल भारतीय स्तर पर विद्रोह करना। क्या था? अखिल भारतीय स्तर पर विद्रोह करना। ये 1915 में स्वतंत्रता के लिए एक बर्लिन समिति बनी थी और जिसके सदस्य बरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय और भूपेंद्र नाथ दत्त और लाला हरदयाल थे और इसीलिए ये जिम्मरमैन प्लान बनाया गया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्या कह रहा है 17 उसे समझते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायसराय कर्जन की भारत विरोधी नीतियां वर्ष 1905 के स्वदेशी आंदोलन के कारण बनी। होर्डिंग के वायसराय काल में बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया। नरमपंथियों और गर्मपंथियों के बीच प्रतिद्वंद्विता के कारण वर्ष 1907 में सूरत अधिवेश विभाजन हुआ। उपरोक्त में कथनों पर विचार कीजिए। केवल एक, केवल दो, केवल तीन या कोई भी नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन से कथन सही हैं, ठीक है। वायसराय कर्जन ने भारत विरोधी नीतियों के 1905 में आंदोलन के कारण बनी, बिल्कुल सही है। हॉर्डिंग के वायसराय के काल में बंगाल का विभाजन रद्द हुआ, ये भी बात बिल्कुल सही है, 1911 में रद्द हुआ था। नरमपंथियों और गर्मपंथियों के बीच प्रतिद्वंद्विता 1907 में सूरत विभाजन हुआ। ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। किसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने घोषणा की कि आईएनसी का लक्ष्य यूनाइटेड किंगडम या अन्य स्वशासी उपनिवेशों की तरह शासन या स्वराज था? रास बिहारी घोष, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नेहरूजी, लाला लाजपत राय। तो यहाँ पर यदि हम बात करें ये आईएनसी घोषणा का लक्ष्य यूनाइटेड किंगडम या अन्य स्वशासी उपनिवेशों की तरह सुशासन राज्य था, ये लक्ष्य था दादा भाई नेहरूजी का, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19 उसको देखते हैं। वायसराय के बाईकोम सत्याग्रह जिसका नेतृत्व टी.के. माधवन और के.पी. केशव मेनन जैसे दूरदर्शी नेताओं ने किया था, इनका स्वतंत्रता पूर्व भारत में एक महत्वपूर्ण स्थान था क्योंकि इन्होंने ऑप्शन क्या है जरा देखते हैं। भारत में भाषाई राज्यों की मांग का नेतृत्व किया, समग्र भारत में मंदिर प्रवेश आंदोलन की शुरुआत की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, खादी एवं ग्राम उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य की भूमिका निभाई। तो यहाँ पर यदि हम बात करें वाईकोम सत्याग्रह मंदिर में प्रवेश के लिए किया गया था, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। सती प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विलियम बेंटिंग के कार्यकाल में इस प्रथा को अवैध और दंडनीय घोषित किया गया, बिल्कुल सही है। इसे फौजदारी अदालतों में आपराधिक मानव वध के रूप में दंडनीय माना गया, ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। पावना कृषक विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये बंगाल के कृषकों द्वारा प्रारंभ किए गए अवैध और हिंसा प्रतिरोधी आंदोलन थे। यह विद्रोह जमींदारों के खिलाफ आरंभ किया गया था जो कृषकों के जबरन लगान एवं भूमि कर वसूल रहे थे। उपरोक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं पावना में बंगाल कृषकों के प्रारंभ किए गए अवैध हिंसा प्रतिरोधी आंदोलन था, ये बिल्कुल गलत है।
ये बिल्कुल गलत है। ये जमींदारों के लिए किया गया था, ठीक है। यह विद्रोह जमींदारों के खिलाफ आरंभ किया गया था और कृषकों ने जबरन वसूल कर रहे थे। ये बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित व्यक्तित्वों पर विचार कीजिए। देशबंधु चित्तरंजन दास, सुरेंद्र नाथ टैगोर, जतेंद्र नाथ बनर्जी, बाघा जतिन, एनी बेसेंट। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तित्व अनुशीलन समिति से जुड़े थे? 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन से व्यक्तित्व अनुशीलन समिति से जुड़े थे, तो यहाँ पर चित्तरंजन दास, सुरेंद्र नाथ टैगोर, स्वामी श्रद्धानंद ने सतीश चंद्र बसु के साथ मिलकर इसकी स्थापना की थी, जैसा कि हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जुड़े कौन कौन थे? देशबंधु चित्तरंजन दास, सुरेंद्र नाथ टैगोर, जतेंद्र नाथ बनर्जी और बाघा जतिन। ये 4 लोग जुड़े थे, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एस ए डांगे क्या है? एस ए डांगे एस ए डांगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, नलिनी गुप्ता उपरोक्त में से कितने कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र मामले में शामिल थे? तो यहाँ पर यदि हम बोल्शेविक षड्यंत्र मामले में अगर हम बात करें तो ऐसे डांगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी और नलिनी गुप्ता, ये चारों बोल्शेविक यानी सामाजिक क्रांति, रूसी क्रांति से क्या थे? प्रभावित थे और ऐसा ही कुछ भारत में करने वाले चाहते थे। तो ये चारों बातें बिल्कुल क्या हैं? सही हैं। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आंदोलन और संबंध व्यक्तित्व। महार सत्याग्रह महात्मा गांधी, सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फूले, आत्मसम्मान आंदोलन ईवी रामास्वामी नायकर। उपयुक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 और कोई भी नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बातें बिल्कुल सही हैं? महार सत्याग्रह के बारे में यदि हम बात करें तो मित्रों, महार सत्याग्रह जो है महार सत्याग्रह के बारे में अगर हम देखते हैं कौन सा सही है, तो सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फूले ये बिल्कुल सही है। आत्मसम्मान आंदोलन ईवी रामास्वामी नायकर ये भी बिल्कुल सही है। और यदि हम बात करें महार सत्याग्रह, तो महार सत्याग्रह महाराष्ट्र में हुआ था और यहाँ पर BR अम्बेडकर द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? BR अम्बेडकर, यानी ये आपका सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्या कह रहा है 25 उसे समझते हैं। तुर्की के साथ अनुकूलित संधि, पंजाब में हुई ज्यादतियों का निवारण, स्वराज स्थापना, गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना। उपरोक्त में से कितनी खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन की मांगें थीं? केवल 1, केवल 2, केवल 3 और सभी 4। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन कौन सी थीं, तो निम्नलिखित में से क्या है इसमें? खिलाफत और सहयोग आंदोलन की मांगें। तुर्की के साथ अनुकूलित संधि थी, स्वराज की गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना कतई नहीं था, ये बिल्कुल गलत बात है। गोलमेज सम्मेलन की बात यहाँ पे नहीं थी। स्वराज की स्थापना थी, पंजाब की जातियों का निवारण था, क्योंकि इसी टाइम पे पंजाब में जलियांवाला कांड हो गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्या कह रहा है 26 उसे देखते हैं। बंगाल विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है विचार? 1905 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, जिसमें बंगाल विभाजन की निंदा की गई थी, अध्यक्षता दादा भाई नेरोजी ने की थी। बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया तथा असम को एक अलग प्रांत बना दिया गया। मुख्य कार्य रूप से क्रांतिकारी अतिवाद पर अंकुश लगाने के लिए किया गया था। उपरोक्त में से कितने कथन यहाँ पर सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें कथनों के बारे में मित्रों, तो यहाँ पर जो कथन बात की गई है बिहार और उड़ीसा से संबंध में, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यही किया गया था। और यदि हम बात करते हैं बंगाल विभाजन की निंदा जब की गई थी, तो 1905 में कांग्रेस के अधिवेशन के समय यहाँ पर अध्यक्ष दादा भाई नेरोजी नहीं बल्कि गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे?
गोपाल कृष्ण गोखले थे मित्रों। कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले, यानी ये गलत है। मुख्य क्रांतिकारी और अतिवादी बातों में अगर हम बात यहाँ पे करें तो ये बिल्कुल सही है, यानी 2 और 3 सही है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्या कह रहा है 27, इसे समझते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। वर्ष 1928 में महात्मा गांधी ने ऑल बंगाल स्टूडेंट्स एसोसिएशन की अध्यक्षता की। गुजरात में बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही? 1928 में महात्मा गांधी ने ऑल बंगाल स्टूडेंट एसोसिएशन की बात अध्यक्षता की थी, ये निहायत ही गलत है, क्योंकि इसकी अध्यक्षता पदाधिकारी पश्चिम बंगाल के जिले में पढ़ने वाले विद्यार्थी थे और प्रेसिडेंसी स्कॉटिश चर्च कॉलेज में हुआ था, ठीक है, और अनियंत्रित आचरण के लिए किया गया था। और गुजरात में नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया, ये बिल्कुल क्या है? सही है। और जबकि यहाँ पर JL नेहरू ने किया था। किसने किया था? नेहरू ने, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा सही है स्टेटमेंट? दूसरा स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कितने इतालवी क्रांतिकारी मेजनी यानी इटली के क्रांतिकारी मेजनी की रचनाओं के अनुवाद कर मेजनी चरित्र लिखा था? तो यहाँ पर यदि हम बात करें इन मेजनी का चरित्र लिखने वाले जो राइटर थे वो थे दामोदर सावरकर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। मुजफ्फरपुर षड्यंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने डगलस किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका। मुकदमे की सुनवाई न्यायाधीश कॉर्नडॉफ ने की थी। तो यहाँ पे ये दोनों बातें बिल्कुल क्या हैं? सही हैं। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। चंपारण सत्याग्रह ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ महात्मा गांधी की सक्रिय भागीदारी के आरंभ को चिन्हित किया। इसका स्वरूप कैसा था? अहिंसक, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या खिलाफत आंदोलन? तो यहाँ पर यदि हम बात करें इसका स्वरूप सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसा था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। ऑल इंडिया हाउस की शुरुआत 1915 में श्यामजी कृष्ण ने लंदन में की थी, बिल्कुल सही है। मदन लाल ढींगरा ने 1909 में नौकरशाह करजन वाइली की हत्या कर दी, ये भी बात बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्या है 32? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संदर्भ में विचार कीजिए। इसकी स्थापना 1928 में चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने की थी। ओके, आगे पहला स्टेटमेंट यहाँ पर पूर्णतः सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। इसका उद्देश्य सशस्त्र क्रांति के माध्यम से ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की सत्ता से हटाना था। ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में मद्रास में इंडियन होम रूल लीग की शुरुआत की। एनी बेसेंट ने 1916 में बेलगाम में होम रूल लीग की शुरुआत की। तो यहाँ पर कौन सी बातें बिल्कुल सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें बाल गंगाधर तिलक ने 1916 मद्रास में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की। तो मद्रास में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना 1916 में गंगाधर तिलक ने नहीं बल्कि एनी बेसेंट ने की थी। किसने की थी? एनी बेसेंट ने, यानी पहला स्टेटमेंट गलत। एनी बेसेंट ने बेलगाम में होम रूल लीग की स्थापना की। तो यदि हम बात करें बेलगाम के बारे में तो बेलगाम में बाल गंगाधर तिलक ने की थी। किसने की थी? तिलक ने की थी, यानी ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, यानी ना ए सही ना बी सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। जब पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो द अल्बुकर्क ने गोवा का अधिग्रहण किया था तब बीजापुर का शासक निम्नलिखित में कौन था? जमोरिन, यूसुफ आदिल शाह, इब्राहिम शाह, कृष्णदेव राय। तो 34 में अगर हम बात करें बीजापुर में 1810 में कब्जा किया गया था। तो यहाँ पर थे यूसुफ आदिल शाह, यानी 1710 की बात है ये। नेक्स्ट 1613 में जहांगीर की अनुमति से सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला कारखाना स्थापित किया गया था। तो ये किसने स्थापित किया गया था? पहला कारखाना किसके? कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में, कैप्टन वेस्ट के नेतृत्व में, थॉमस एल्बर्ट
के नेतृत्व में? तो ये किया गया था थॉमस एल्बर्ट नेतृत्व में, और इसकी अनुमति जो किसने ली थी? तो इसने ली थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। फर्कुशियर के फरमान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जॉन सरमैन ने मुगल दरबार में शिष्टमंडल की अध्यक्षता की। माल के परिवहन के लिए दस्तक स्वयं मुगल सम्राट द्वारा जारी किया गया था। फरमान केवल बंगाल क्षेत्र पर केंद्रित था। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? 1, 2, 3 और कोई भी नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन से कथन यहाँ पर सही हैं, तो यहाँ पर यदि हम कथन के बारे में बात करें तो मित्रों, जॉन मेसन मुगल दरबार में शिष्टमंडल की अध्यक्षता की, बिल्कुल सही है। माल के परिवहन की दस्तक का स्वयं मुगल सम्राट द्वारा जारी किया गया था, नहीं। फरमान केवल बंगाल क्षेत्र पर केंद्रित था। तो यहाँ पर यदि हम बात करें दस्तखत पास करने की जो बात की गई थी वो भूमि किराए के ग्रहण की अनुमति के लिए की गई थी, और ये पूरे भारत में वैलिड था। यानी ऑप्शन ये भी हमारा गलत है, केवल एक सही होगा और वो ऑप्शन नंबर सही होगा हमारा ए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। क्या कह रहा है 37, उसे देखते हैं। तीसरे कर्नाटक युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही नहीं है? इसकी शुरुआत यूरोप में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच के सप्तवर्षीय युद्ध के कारण हुई थी। ओके, ब्रिटेन और फ्रांस। 30 है। इसे वांडीवास का युद्ध कहा जाता है। यह युद्ध फ्रांसीसियों की विजय हुई थी। पेरिस की शांति संधि द्वारा युद्ध की समाप्ति हुई थी। तो यहाँ पर ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, क्योंकि विजय अंग्रेज़ों की हुई थी, फ्रांसीसियों की नहीं। तो ये गलत और यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। भारत में बाह्य आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोहम्मद शाह के शासनकाल के दौरान अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर हमला किया था तथा प्रसिद्ध कोहिनूर एवं मयूर सिंहासन लेग को लूट लिया था। तो अहमद शाह अब्दाली की बात यहाँ पर की जा रही है। तो अहमद शाह अब्दाली के संबंध में जो ये बातें की गई हैं ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि नादिर शाह की ने लूटा था, ये बात बिल्कुल गलत है। मुगल सम्राट में आलमगीर द्वितीय के समय तीसरा युद्ध हुआ था, ये बिल्कुल गलत। नादिर शाह इधर होगा, मोहम्मद शाह इधर होगा, यानी न ए सही न बी सही, ओनली डी सही। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्या कह रहा है 39, इसे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सहायक संधि को सबसे पहले स्वीकार किया? तो सहायक संधि के बारे में यदि हम बात करें तो सबसे पहले ऑप्शन ए में दिया है इंदौर, ऑप्शन बी में दिया है हैदराबाद, ऑप्शन सी में दिया है जोधपुर, और सी में अवध और डी में जोधपुर। तो सबसे पहले संधि जो स्वीकार की थी 1799 में हैदराबाद ने की थी, 98 में सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, करो। मोहम्मद शाह आलम द्वितीय, प्लासी का युद्ध, आलमगीर द्वितीय, बक्सर का युद्ध, अकबर द्वितीय, महारानी विक्टोरिया द्वारा भारत राज्य का विलय की घोषणा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा सही सुमेलित है, तो मित्रों यहाँ पर कोई भी सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, एक भी सही सुमेलित नहीं है। यदि हम इसके सही सुमेलित के बारे में बात करें तो शाह आलम द्वितीय के समय बक्सर का युद्ध हुआ था, ठीक है। आलमगीर द्वितीय के समय प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर बहादुर शाह जफर ने थे, ये भी नहीं थे, बहादुर शाह जफर थे। तो कोई भी नहीं, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं 41। क्या है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय इतिहास के संदर्भ में घटनाओं संधियों को सही कालक्रम द्वारा प्रदर्शित क्रम है? मद्रास की संधि, सलवाई की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, बेसिन की संधि। बेसिन की संधि, सलवाई की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो यहाँ पर यदि हम बात करें ऑप्शन ए हमारा सही क्रम होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर।
अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अधिनियम इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए रेयोलेट कमीशन की अनुशंसा पर आधारित था। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सभी निर्वाचित भारतीय सदस्यों के विधेयक की विरोध में मतदान किया था। इस अधिनियम में राजद्रोह के संदेह पर बिना वारंट के भारतीयों की गिरफ्तारी और उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश द्वारा बिना किसी ज्यूरी के विशेष कक्ष द्वारा गुप्त रूप से मुकदमा चलाने की अनुमति थी। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन जो होगा कौन कौन से कथन यहाँ पर सही हैं उस पर अगर हम बात करें तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव द्वारा आधारित था, बिल्कुल सही है। इंपीरियल विधेयक का विरोध में मतदान किया था, ये भी सही है। इस अधिनियम राजद्रोह के संदेह पर बिना वारंट भारतीयों को गिरफ्तार करने की बात की गई, ये गलत है। यानी कितने सही हैं? 2 सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। क्या कह रहा है 43, उसे देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड में 1919 में भारत सरकार द्वारा हंटर आयोग का गठन किया गया था। निम्नलिखित में से कौन इस आयोग का सदस्य नहीं था? पंडित जगत नारायण, मजहर उल हक, सर चिमन लाल, हीरा लाल, शीतलवाड़, सरदार साहिब जादा, सुल्तान अहमद खान। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन से सही नहीं हैं, तो मजहर उल हक यहाँ पर सही नहीं है, बाकी ये सारे सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्या कह रहा है 44, उसे समझते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान उसके तुरंत बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गुटों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वराजवादियों ने विधान परिषद में प्रवेश का विरोध किया था। वह रचनात्मक कार्यों के साथ साथ बहिष्कार और सहयोग को जारी रखना चाहते थे। अपरिवर्तनवादियों ने नेतृत्व राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी जैसे नेताओं ने किया था। मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, बीसी पॉल जैसे नेताओं ने स्वराज के लिए संवैधानिक जनसंघर्ष के पक्ष में 1920 में कांग्रेस के प्रस्ताव को पूरा समर्थन किया था। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं, तो कौन कौन से कथन सही हैं? स्वराजवादियों ने विधान परिषद में प्रवेश का विरोध किया था। नहीं, स्वराजवादियों ने विधान परिषद में प्रवेश का विरोध नहीं किया था। अपरिवर्तनवादियों राजेंद्र प्रसाद वल्लभाचारी जैसे नेता थे, ये बात बिल्कुल सही है। मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, बीसी पॉल जैसे नेताओं ने स्वराज तक जनसंघर्ष की बात की थी, ये भी बात बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर केवल एक सही है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। क्या कह रहा है 45, उसे देखते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सीपीआई की औपचारिक स्थापना 1925 में कानपुर में हुई थी। ओके। 1947 में सीपीआई ने भारतीय स्वतंत्रता की नकली बताया था। तो यहाँ पर ये बात अगर हम बात करें कौन सा कथन सही है, तो सीपीआई के बारे में जो ये बातें की गई हैं, ये दोनों बातें पूर्णतः क्या है? सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 46। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। मुस्लिम लीग का दिल्ली प्रस्ताव, जिन्ना के 14 सूत्र, केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट, इरविन की घोषणा, साइमन कमीशन रिपोर्ट। उपरोक्त में से कितनी घटनाएं नेहरू रिपोर्ट और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के बीच घटित हुईं? केवल 2, केवल 3, केवल 4, सभी 5। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात सही होगी, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में अगर हम बात करें तो सविनय नेहरू रिपोर्ट और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के बीच की घटनाओं पर घटित हैं। तो मुस्लिम लीग जो हुआ था वो 1927 में आया था दिल्ली प्रस्ताव। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में था। इरविन 1931, जिन्ना का 14 सूत्रीय 1929, साइमन कमीशन की रिपोर्ट
साइमन कमीशन की रिपोर्ट 1930। तो देख लीजिए कौन कौन सी 3 घटनाएं हैं जो उससे मुस्लिम लीग के नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई थी, ठीक है मन्नत, और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। तो मुस्लिम लीग का दिल्ली प्रस्ताव ये नहीं है, ठीक है, और आपका साइमन कमीशन की रिपोर्ट ये भी नहीं है। ये तीनों आपकी इसी पर आधारित हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बंगाल में सर्वाधिक संख्या में गिरफ्तारियां हुई एवं सर्वाधिक हिंसा हुई। असम में सविनय अवज्ञा आंदोलन उतना प्रभावी नहीं था जितना सहयोग आंदोलन रहा। स्थानीय नेतृत्व में गांधीवादी आंदोलन के पक्ष में नहीं होने के कारण मणिपुर में नागालैंड ने प्रभावी रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग नहीं लिया। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त में से कौन से कथन सही नहीं हैं, तो बंगाल में सर्वाधिक गिरफ्तारियां हुई सही है। असम में आंदोलन बिल्कुल सही है। स्थानीय नेतृत्व में मणिपुर में प्रभावी भाग नहीं लिया, ये बिल्कुल गलत है, भाग लिया था। 2 ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। क्या है 48, उसे देखते हैं। निम्नलिखित में गांधी इरविन समझौते के तहत कौन हिस्सा नहीं था? क्या है, कौन हिस्सा नहीं था, इसे बताना है। तो इसमें अगर हम हिस्से की बारे में बात करें, शांतिपूर्ण गैर आक्रमण धरना प्रदर्शन का अधिकार था, हिंसा के लिए दोषी नहीं ठहराए गए सभी सामाजिक कैदियों की तत्काल रिहाई थी, स्थानीय विक्रय हेतु तटीय गांवों में नमक बनाने का अधिकार ये नहीं था, यानी ऑप्शन सी हमारा गलत होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। गोलमेज सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए विचार। पहला गोलमेज सम्मेलन ब्रिटिश और भारतीयों के बीच समान रूप से आयोजित पहला सम्मेलन था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय संघ के प्रति रियासतों की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी गई। सीपी रामास्वामी अय्यर पहले और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारत सरकार के प्रतिनिधि थे। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बातें सही होंगी, तो यहाँ पर बात करते हैं पहला गोलमेज सम्मेलन ब्रिटिश और भारतीयों के बीच, बिल्कुल सही है। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारत और रियासतों की भागीदारी देखी गई, बिल्कुल गलत। सीपी पहले गोलमेज सम्मेलन में प्रतिनिधित्व थे, ये बात भी गलत है। यानी कौन सा स्टेटमेंट सही है? सीपी रामास्वामी अय्यर, ये दूसरा सम्मेलन सही है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। वर्ष 1932 के सांप्रदायिक पंचायत के संदर्भ में विचार कीजिए। भारतीय, ईसाई, मुसलमान, पारसिया, मराठों और महिलाओं, तो यहाँ पे कितने समूहों को सांप्रदायिक पंचायत के तहत अलग निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किया गया था? 3, 4, 5 और 6। तो यहाँ पर बात करते हैं कितने लोगों को किया गया था, तो यहाँ पर 4 लोगों को किया गया था। इनमें से कौन कौन से 4 हैं उन्हें ज़रा देखते हैं। रोम से मैकडोनल्ड वाली स्थिति के अनुसार 78 सीटें आरक्षित की गई थी, ठीक है, ठीक। तो ये जैनों को किया गया था, पारसियों को किया गया था, और भारतीय ईसाइयों को किया गया था, और मराठों को किया गया था, यानी ये 4 थे। ऑप्शन सी या बी हमारा सही होगा। एल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एल नीनो आ गया, जरा देखते हैं। एल नीनो वर्ष में तिहाती द्वीप और वायुमंडलीय दबाव डार्विन द्वीप की तुलना में अधिक होता है। ओके। एल नीनो वर्ष के दौरान इंडोनेशिया तट पर समुद्र स्तर तटस्थ वर्ष, जबकि अल नीनो या ला लीना मौजूद नहीं होता है, की तुलना में अधिक होता है। एल नीनो की घटना वसंत माह में बनने के बाद जुलाई अगस्त की अवधि के दौरान चरम पर होती है। एल नीनो की घटना के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में हमेशा वर्षा कम होती है। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन हैं। तो यहाँ पर ये सारे ऑप्शन जो बोले गए हैं कौन से सही हैं, तो सारे के सारे ऑप्शन क्या हैं? गलत हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52।
भारत में समान नागरिक संहिता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य समान नागरिक संहिता पर अपना संस्करण लागू करने के लिए स्वतंत्र है। भारत में स्वयं विधियों के प्रावधान भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची के अंतर्गत हैं। उपरोक्त में से कौन सा एक सही है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, उपरोक्त में से पहला तो बिल्कुल सही है, जबकि दूसरा सही नहीं है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। 53 पे आ जाइए। राज्य विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के कार्य करने के लिए राज्यपाल या मंत्रिपरिषद की सलाह मनाने के लिए बाध्य नहीं है। ओके, ये बात बिल्कुल क्या है? सही कही गई है। राज्यपाल अपने संवैधानिक विवेकाधिकार के मामलों में राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह के लिए बाध्य नहीं है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि ये पहली वाले की व्याख्या नहीं कर रहा है। ऑप्शन चलते हैं आगे 54 पर। क्या कह रहा है 54? उसे समझते हैं। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन NRF के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक कार्यकारी परिषद होगी। संस्था का वित्त पोषण केवल केंद्र और संबंधित राज्य सरकारों के अनुदान और ऋण के माध्यम से किया जाएगा। फाउंडेशन का दायरा विशेष रूप से मूलभूत वैज्ञानिक विषयों तक सीमित है। सामाजिक विज्ञान को आधिकारिक तौर पर बाहर रखा गया है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? तो उपरोक्त में से यदि हम कथन के बारे में बात करें, ये सारे के सारे कथन मित्रों क्या हैं? गलत हैं। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। हाल ही में भारत सरकार ने वर्ष 30 महत्वपूर्ण खनिजों क्रिस्टल मिनरल्स की सूची की घोषणा की है। इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत सरकार किसी भी खनिज को महत्वपूर्ण खनिज के रूप में वर्गीकृत करने के लिए एक स्पष्ट परिभाषा प्रदान करती है। अब तक सूचीबद्ध सभी खनिजों के लिए भारत पूरी तरह आयात पर निर्भर है। ये भारत महत्वपूर्ण खनिजों की सूची बनाने वाला पहला देश है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? तो उपरोक्त में से अगर हम बात करें कितने कथन सही हैं, तो भारत सरकार किसी भी खनिज को महत्वपूर्ण खनिज के रूप में वर्गीकृत करने के लिए स्पष्ट परिभाषा करती है। ये बात बिल्कुल सही है। अब तक सूचीबद्ध सभी खनिजों भारत पूरी तरह आयात पर निर्भर है। ये बात बिल्कुल गलत है। भारत के महत्वपूर्ण खनिजों की सूची बनाने वाला पहला देश है। ये भी बात बिल्कुल गलत है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। हाल ही में समाचारों में देखा गया आनंद विवाह अधिनियम भारत में निम्नलिखित में किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध, जैन, सिख और कोई भी नहीं। तो ये किससे संबंधित है मित्रों? सिख धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। यूक्लिड टेलीस्कोप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA द्वारा डार्क मैटर को समझने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। यह विद्युत चुंबकीय विकिरण के एक्सरे स्पेक्ट्रम को अनुकूलित करेगा। टेलीस्कोप द्वारा एकत्र किए गए डेटा का उपयोग ब्रह्मांड के 3D मानचित्र बनाने के लिए किया जाता है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, तीन और कोई भी नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन से कथन सही हैं, तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा डार्क मैटर समझाने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया, बिल्कुल सही है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के एक्सरे स्पेक्ट्रम के अनुकूलित करेगा, ये बात बिल्कुल गलत है। टेलीस्कोप द्वारा एकत्रित किए गए डेटा का उपयोग ब्रह्मांड के 3D मानचित्र में किया जाएगा, ये बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। राजनीतिक दलों के लिए अपनी वेबसाइट पर अपने उम्मीदवार के खिलाफ आपराधिक मामलों का विवरण देना अनिवार्य है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 51 के तहत राजनीतिक दलों को सक्रिय आपराधिक मुकदमे वाले उम्मीदवारों के लिए अपने चयन मानदंड को सार्वजनिक रूप से उजागर करने की आवश्यकता है। संविधान के अनुसार विधायिका के किसी सदस्य को चुनाव के बाद किसी अपराध का दोषी पाए जाने पर अयोग्यता का सामना करना पड़ता है। दोष सिद्ध के मामले में सजा सुनाए जाने के 3 महीने बाद ही अयोग्यता लागू होती है। इससे विधायिका को उच्च न्यायालय में अपील दायर करने का समय मिल जाता है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त में से केवल एक कथन सही है। कौन सा कथन सही है? अपराधों को
विवरण देना। बाकी ये चारों कथन क्या हैं, तीनों गलत हैं, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर। भारत गन्ना मूल्य निर्धारण के संबंध में निम्नलिखित विचार कीजिए। आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति द्वारा घोषित गन्ने के मूल्य निर्धारण को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत वैधानिक समर्थन प्राप्त है। ठीक है, वैधानिक समर्थन प्राप्त है, ये बात बिल्कुल सही है। 1955 में ऐसा समर्थन संबंधी बात हो गई थी, बात बिल्कुल सही है। भारत में गन्ने के खरीद ब्रांडिंग संबंधी प्रावधान का पालन करती है, जो किसान अपनी उपज का स्थानीय क्षेत्र में मिल को बेच सकते हैं, ये भी सही है। हर वर्ष केंद्र सरकार लेवी चीनी आवश्यकताओं को घोषणा करती है और इनकी न्यूनतम रियायती बेचने की आवश्यकता होती है, ये बात बिल्कुल गलत है। चीनी उद्योग जूट पैकेजिंग के संबंध में ये बात भी बिल्कुल गलत है, यानी कितने कथन सही हैं, 1 और 2, यानी ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में कौन मध्य एशियाई देश संघाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। तो कौन सा सदस्य इसका संगठन का सदस्य नहीं है? वो है तुर्कमेनिस्तान। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्या कह रहा है 61, पौधा किस्म अधिकार संरक्षण अधिनियम PVR निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है उसको देखते हैं। यह अधिनियम तहत पौधों को किस्मों, प्रजनकों और कृषकों द्वारा पेटेंट कराया जा सकता है। अधिनियम पर्याप्त सुधारों के साथ केवल नई पौधों किस्मों को सुरक्षा प्रदान करता है। अधिनियम के तहत संरक्षित किस्मों के बीज किसान खुले बाजार में बेच सकते हैं। अधिनियम के तहत संरक्षित किस्मों को प्रयोजनकों की अनुमति के बिना नई किस्मों को विकसित करने में आनुवांशिक सामग्री का प्रारंभिक स्रोत के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता। उपरोक्त में से कितने सही हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3, सभी 4। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन केवल 1 सही होगा। और वो एक ऑप्शन कौन सा है, इस पर देखते हैं। अधिनियम के तहत पौधों किस्मों को पेटेंट, ये बात गलत है। अधिनियम पर्याप्त सुधार केवल नई पौधों में, ये भी गलत है। अधिनियम के तहत संरक्षित किस्मों किसानों को बेच सकते हैं, ये बात सही है। अधिनियम के तहत संरक्षित किस्मों प्रजनकों को, ये भी बात बिल्कुल गलत है। केवल 1 सही है, ऑप्शन C, यानी हमारा ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। क्या है, दिल्ली पुलिस विशेष स्थापना अधिनियम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक के लिए 2 वर्ष का कार्यकाल प्रावधान करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने हालिया फैसले के अनुसार जांच एजेंसियां CBI और ED के निदेशकों को उनके 2 वर्ष के कार्यकाल के बाद विस्तार नहीं दिया जा सकता। CBI और ED दोनों के लिए चयनित निम्नलिखित समिति अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। CBI और ED कार्मिक प्रशिक्षण विभाग के समग्र नियंत्रण में है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये चारों के चारों कथन क्या हैं, गलत हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्लेयर्ड गैस पद का सही वर्णन करता है? कोयले का गैसीकरण से प्राप्त गैस, कोयला तल के नीचे जमी हुई मीथेन गैस, सेल चट्टान निक्षेपों में फ्रैकिंग पद्धति के माध्यम से प्राप्त गैस, तेल निष्कर्षण उत्पादन के दौरान उत्पादित प्राकृतिक गैस, यही नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। क्या कह रहा है 64, देखते हैं। भारत में अरहर और तुअर दाल की कृषि संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह उन कृषि वस्तुओं में से एक है जिसके लिए न्यूनतम विक्रय मूल्य घोषणा आर्थिक के मंत्रिमंडल समिति द्वारा की जाती है। भारतीय राज्यों के मध्य प्रदेश अरहर का सबसे बड़ा उत्पादक है। अंतर्राष्ट्रीय कृषि बाजारों अरहर शुद्ध निर्यातक है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें से अगर हम बात करें कौन से कथन सही नहीं हैं, तो आर्थिक मंत्रिमंडल द्वारा की जाती है, ये बात बिल्कुल सही है। और मध्य प्रदेश सबसे बड़ा आयातक नहीं है, सबसे बड़ा मध्य प्रदेश नहीं बल्कि कर्नाटक उत्पादन में है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अरहर का शुद्ध निर्यातक है, ये भी बात बिल्कुल गलत है। 2 बातें गलत हैं, 1 सही है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। सूची 1 और सूची 2 को संबंधित व्यक्तित्वों पर मिलान कीजिए। नील दर्पण, ठीक है, इनको मिलाना है, ज़रा देखते हैं क्या है। नील दर्पण दीनबंधु मित्र,
आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है, द हिंदू पेट्रियट, इंडियन मिरर, हिंदू पेट्रियट, तो हिंदू पेट्रियट हरीश चंद्र मुखर्जी, ठीक है, इंडियन मिरर देवेंद्र नाथ टैगोर, नेशन ई मेकिंग, यानी 2 4 3 1 5, 2 4 3 1 5, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पंजाब हिंदू महासभा की स्थापना 1909 में यूएन मुखर्जी और लालचंद ने की थी। संवैधानिक सुधारों पर नेहरू रिपोर्ट को मुस्लिम कट्टरवादियों और सिख लीग के समर्थन प्राप्त था। कितने कथन सही हैं? तो यहाँ पर केवल एक कथन सही है, ये वाला, जबकि ये कथन गलत है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्या है? पृथक निर्वाचन मंडल की मांग स्वीकार करना, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, केंद्र प्रांतों की उत्तरदायी सरकार, राज्यों में धर्म का पूर्ण पृथक्करण। निम्नलिखित में से नेहरू रिपोर्ट की सिफारिशें कौन कौन सी थीं? तो नेहरू रिपोर्ट की सिफारिशों के बारे में यदि हम बात करें, स्वशासित अधिराज्य के दर्जा, पृथक निर्वाचन मंडल की अस्वीकृति, पृथक निर्वाचन मंडल को स्वीकार नहीं किया गया था, इसे अस्वीकृत कर दिया गया था, यानी ये बात गलत है। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, भाषाई प्रांत, ये बात बिल्कुल सही है। केंद्र और प्रांतों के प्रति उत्तरदायी सरकार, ये बात भी बिल्कुल सही है। राज्य धर्म का पृथक्करण, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। क्या कह रहा है 68? भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, कितने व्यक्तित्वों को लाहौर षड्यंत्र केस में मुकदमा चलाया गया? भगत सिंह को, सुखदेव को, राजगुरु को, यानी 3, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। क्या कह रहा है 69? इसे समझते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। रुपए के विनिमय अनुपात को घटाकर 1:4 किया जाए, वस्त्र उद्योग को संरक्षण प्रदान किया जाए, भारतीयों के लिए तटीय नौ परिवहन आरक्षित किया जाए, भू राजस्व में 20% की कमी की जाए। उपरोक्त में से कितनी मांगें कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन द्वारा दिए गए जनादेश को आगे बढ़ाने के लिए गांधी जी द्वारा उठाई गई थीं? तो गांधी जी द्वारा कौन कौन सी बातें उठाई गई थीं? तो पहली बात क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन, रुपए और अनुपात 1:4 में किया जाए, ये बिल्कुल सही है। ठीक है। वस्त्र उद्योग को संरक्षण प्रदान किया जाए, ये भी सही है। भारतीयों को तटीय नौवाहन परिवहन संचार की बात की गई। कृषकों को भू राजस्व की सीमा 20% कम की जाए, तो 20% की बात नहीं थी, यहाँ पर बात थी 50% कम की जाए। ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें और ये तीनों बातें सही हैं, 4 गलत, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। क्या कह रहा है 70? उसे देखते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। टीटू मीर ने वहाबी पंथ अपनाया और शरिया की वकालत की। फराजी आंदोलन की स्थापना मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने 1818 में की थी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो फराजी जो आंदोलन हुआ था उसको हाजी शरीतुल्लाह द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? हाजी शरीतुल्लाह। तो ये यहाँ पर गलत है, जबकि पहला सही है और ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। क्या कह रहा है? बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली के संदर्भ में इसकी शुरुआत बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने की थी। इस व्यवस्था की तहत दीवानी अधिकार कंपनी शासन अधीन रहे, निजामत बंगाल के नवाब के अधीन आ गए। इस प्रणाली को वर्ष 1793 में विलियम बेंटिक द्वारा समाप्त कर दिया गया। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर एक भी कथन सही नहीं है, ऑप्शन डी हमारा सही होगा।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। भारतीय इतिहास के संदर्भ में विचार कीजिए। रेलवे, टेलीग्राम, कन्या भ्रूण हत्या, लोक निर्माण विभाग, बुश डिस्पैच, रिंग फेंस की नीति, उपरोक्त कितने सुधार डलहौजी द्वारा किए गए थे? रेलवे और टेलीग्राफ, लोक निर्माण विभाग, बुश डिस्पैच, ठीक है, तो ये 3 तो किए ही गए थे, ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं प्राउड रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे रिपन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसका उपयोग अफगानिस्तान में पर आक्रमण के संदर्भ में किया गया था। इसका उद्देश्य वैज्ञानिक सीमाएं स्थापित करना और प्रभाव क्षेत्रों में सुरक्षा करना था। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? 1, 2, 3 और कोई भी नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त में से कौन कौन से कथन सही हैं, तो रिपन द्वारा स्थापित नहीं किया गया था, इसे लिटन के द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? लिटन के। इसका उपयोग अफगानिस्तान द्वारा किया गया था। तो ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर। 74 पर, सॉरी, क्या है? वर्ष 1954 में बुश डिस्पैच के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? कौन सा सही नहीं है? यह शिक्षा अधोमुखी निष्पादन पर प्रतिपादित किया गया था, ये बिल्कुल गलत है। स्कूलों शिक्षा के माध्यम स्थानीय भाषाओं को प्रस्तावित किया गया था। इसका उद्देश्य महिलाओं के लिए शिक्षा प्रोत्साहित करना। भारतीय अंग्रेजी धर्मनिरपेक्ष की अनुशंसा की गई थी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, यही सिद्धांत नहीं दिया गया था, क्योंकि ये सिद्धांत जो है वो मैकाले के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? मैकाले के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। पायदप हार्मोन, विटामिन, एंजाइम, हल्फयोग, शर्करा, मछली का पायस, समुद्री कैल्प, प्रकृति में से कितने जैव उत्तेजक हैं? 4, 5। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कितने हैं, तो ये जो सारे के सारे हैं ये जैव उत्पादक ही हैं, जीवों द्वारा ही हमें प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। गांव प्रसिद्धीकरण, रेडी गांव, चिपको आंदोलन, पैदराथान गांव, एशिया का सबसे पुराना जीवाश्म पार्क, मोढेरा गांव, भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव, सुकेती गांव, सहब रहस्यवादी, लाल छेद देद का गांव। तो उपरोक्त में से कितने युग्म सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त में से कौन कौन से सही हैं, तो सबसे पहले की बारे में बात करें, मोढेरा गांव जो है भारत का पहला सुमेलित है, ये बात बिल्कुल सही है। रेणी गांव चिपको आंदोलन से संबंधित है, ये भी सही है, ठीक है। कंडेल प्रसिद्ध जल सत्याग्रह के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 ही सुमेलित हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट, हाल ही में जन समाचारों में देखे गए पद लेकानेमेव तथा डोनामेव माव निम्नलिखित में किस रोग के लिए उपचार से जुड़े हैं? कैंसर, अल्जाइमर, मलेरिया, गुलेनबर्ग सिंड्रोम। तो ये जुड़ा हुआ है अल्जाइमर से, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। केंद्रीय जल आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? यह जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत स्वतंत्र कार्यालय के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन बी, देखते हैं क्या कह रहा है। जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री इस निकाय के वास्तविक अध्यक्ष हैं। कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसके दोनों कथन गलत हैं। दोनों कथन क्या हैं? गलत हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। क्या कह रहा है 79? उसे देखते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स के अंतर्गत न्यायिक प्रणाली के संदर्भ में विचार करना है, और करिए विचार और हमें भी बताइए इन विचारों को। क्या है? प्रत्येक जिले में 2 न्यायालय थे, दांडिक और मामलों के लिए दीवानी न्यायालय, सिविल मामलों के फौजदारी। दांडिक मामलों की अपील पटना, डेका, मुर्शिदाबाद और कलकत्ता में 4 सर्किट न्यायालयों में की जाती थी। दीवानी न्यायालयों में अध्यक्षता यूरोपीय जिला कलेक्टरों द्वारा की जाती थी, जबकि दांडिक न्यायालयों की अध्यक्षता काजियों के द्वारा की जाती थी। तो इसमें से विचार करना है कौन से कथन सही हैं। तो ये सारे कथन गलत हैं, ऑप्शन डी हमारा सही होगा।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर। वर्ष 1945 में शिमला सम्मेलन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के अध्यक्ष भारतीय निम्नलिखित में से कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जेबी कृपलानी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो 1945 में शिमला समझौते के समय जो अध्यक्ष थे कांग्रेस के वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। क्या कह रहा है? गांधी और अंबेडकर के बीच वैचारिक समानता और मतभेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वतंत्र भारत की संसदीय शासन व्यवस्था पर दोनों की विचारधाराएं समान थीं। अंबेडकर ने अपनी राजनीति में भारतीय एकता के अभाव को उजागर किया, जबकि इसके विपरीत गांधी जी द्वारा भारतीय एकता के पहलुओं को दर्शाने की कोशिश की गई। अंबेडकर ने गांधी जी द्वारा दलित वर्गों के अछूतों को हरिजन नाम देने का समर्थन किया था। कितने कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये कथन निहायत ही गलत है। ठीक है, ये कथन सही है दूसरा। ठीक है, और पहला कथन जो है वो भी हमारा क्या है? सही नहीं है, यानी दूसरा ही सही है, केवल ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर। क्या कह रहा है 82? उसे समझते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में समाज के विभिन्न वर्गों को गांधी के सामान्य निर्देशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सैनिकों का सेना न छोड़ने की सलाह दी गई। रियासतों की जनता को अपने शासकों के विरुद्ध विद्रोह करने और जनता घोषणा करने की सलाह दी गई। कृषकों को सलाह दी गई कि वे सरकार का समर्थक और जमींदारों का लगान न दें। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा कथन सही है, तो मित्रों यहाँ पर केवल 2 कथन सही हैं, और जो कथन 2 सही हैं उनकी अगर हम बात करें तो पहला कथन सही है बिल्कुल, और तीसरा कथन सही है, जबकि दूसरा कथन क्या है हमारा? गलत है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 83। क्या कह रहा है 83? उसे समझते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार हैं उनको जरा समझते हैं। जमींदार विरोधी हिंसापूर्ण अभाव था। जमींदार विरोधी और हिंसापूर्ण अभाव था। ओके, हिंसा का पूर्ण अभाव था, ये निहायत ही गलत है। हिंसापूर्णता थी, ये बिल्कुल गलत हो गया पहला स्टेटमेंट। दूसरा चलते हैं। साम्यवादियों ने आंदोलन का समर्थन नहीं किया क्योंकि जर्मनी के खिलाफ साम्राज्यवादी युद्ध को जनता का युद्ध मानते थे। तो यहाँ पर हिंसा का पूर्ण अभाव था। ये कथन क्या है? सही है, सरकार के प्रति हिंसा थी। ठीक है, नेक्स्ट है दूसरा स्टेटमेंट, ये भी सही है। हिंदू महासभा हिंदू बाल स्वतंत्र पक्ष में आंदोलन ने समर्थन किया था, ये बात क्या है? ये बात गलत है। ठीक है, अब मुस्लिम लीग ने इसका विरोध और मुसलमानों ने इस आंदोलन पूर्णतः बहिष्कार किया था, ये भी बात बिल्कुल गलत है। और कितने कथन सही हैं? 2 कथन सही हैं, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट का प्रमुख आयाम नहीं है। आर्थिक भागीदारी, वित्तीय उपलब्धि, राजनीतिक सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और उत्तरजीवता। तो वित्तीय उपलब्धि इसका इंडेक्स नहीं है। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 85। ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। TKDL की स्थापना निम्नलिखित में औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के आयुष मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से की गई थी। तो यहाँ पर आगे स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट जो है ये पूर्णतः बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला स्टेटमेंट देखते हैं। अगला स्टेटमेंट हमारा क्या है? इसका उद्देश्य पेटेंट परीक्षकों के डेटाबेस में पेटेंट खोजने और जांचने की अनुमति को पारंपरिक बायोपायरेसी से बचाना है, ये भी बात बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर। क्या कह रहा है 86 क्या कह रहा है, इसे ज़रा देखते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर। क्या कह रहा है 86, उसे देखते हैं। परिसीमन अधिनियम 1963 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अधिनियम के तहत 12 वर्षों से अधिक समय से निजी भूमि या 30 वर्षों से अधिक सरकारी भूमि पर कब्जा करने पर किसी भी व्यक्ति को मालिक घोषित किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। अधिनियम प्रतिकूल कब्जे के सबूत का बोझ दावेदार पर डालता है, ये भी बात बिल्कुल क्या है,
सही है, यानी ऑप्शन दोनों सही हैं, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित संवैधानिक पदों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, ठीक है। उपरोक्त में से कितने उस 6 सदस्यीय समिति का हिस्सा हैं जो सिफारिशों पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है? 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन कौन इसके सदस्य हैं, तो इसके सदस्य के बारे में हम बात करेंगे तो इसके सदस्य हैं प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। अन्य सदस्यों के बारे में अगर हम बात करें तो गृह मंत्री इसका सदस्य है, ठीक है। नेता, विपक्ष का नेता दोनों सदनों का, राज्यसभा का भी और लोकसभा का भी इसका सदस्य है, और आपके उपसभापति इसके सदस्य हैं, संसद के उपसभापति, ठीक है मित्रों। तो ये इसके सदस्य हो गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पर। क्या कह रहा है 88? पेरिस सिद्धांत जो कभी कभी जन समाचारों में देखने को मिलता है, निम्नलिखित में से किस वैश्विक मुद्दे से संबंधित है? शरणार्थियों का संकट, मानवाधिकार, जलवायु परिवर्तन, गृह युद्ध। तो ये जो है वो समाचारों में रहता है, मानवाधिकार से संबंधित। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पर। क्या कह रहा है 89? उसे देखते हैं। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, सिंगापुर, यूएई। भारत द्वारा प्राप्त प्रेषण की मात्रा में उपयुक्त देशों में निम्नतम से उच्चतम स्तर की व्यवस्था कीजिए। तो सबसे लास्ट में तो आएगा आपका भारत किन से सबसे ज़्यादा प्राप्त करता है, इसका क्रम बताना है मित्रों। तो सबसे ज़्यादा आता है सिंगापुर से। देखते हैं, अगर हम बात करते हैं यूएसए से 23.4% हिस्सेदारी है, ठीक है। सिंगापुर से अगर हम बात करते हैं तो 5.7 हिस्सेदारी है, ठीक है। यूएई से बारे में अगर हम बात करते हैं तो 18% है, और यूनाइटेड किंगडम के बारे में यदि हम बात करते हैं तो 6.8% है। तो सबसे कम ये, यानी 3, 1, 4 और 2, 3, 1, 4, 2, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। हाल ही में जन समाचारों में देखा गया उचित उपयोग सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? शांतिपूर्ण प्रक्रिया के लिए परमाणु ऊर्जा के उपयोग से, सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर अंकुश लगाना, कृषि में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग कम करना, बौद्धिक रासायनिक उर्वरकों कीटनाशकों का प्रयोग करना, बौद्धिक संपदा के संबंध में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग से। तो उचित उपयोग बौद्धिक संपदा के कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। अमचांग वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर। तो ये जो संबंधित है ये है आपका किसमें? असम में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित में आत्महत्या के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। वर्तमान में प्रचलित भारतीय दंड संहिता आईपीसी में आत्महत्या दंडिक अपराध है, बिल्कुल सही है। मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम 2017 अधिनियम आत्महत्या कृत्य के अपराध की श्रेणी में बाहर करता है, स्पष्ट करता है कि आत्महत्या करने वाले को गहरे तनाव से पीड़ित समझा जाए। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, तो मित्रों उपरोक्त में से कथन एक दोनों सही हैं और एक की सही व्याख्या नहीं करता है ये, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। क्या है? सफाई कर्मचारी आयोग एनसीएसके के संदर्भ में विचार कीजिए। करिए विचार और हमें भी बताइए। एनसीएसके राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम 1993 के तहत गठित करना एक संवैधानिक निकाय है। ओके हो गया संवैधानिक निकाय। आगे यह हाथ में मैला ढोने वाले कर्मियों के नियोजन के पुनर्वास अधिनियम 13 के कार्य प्रणाली को निगरानी करता है। ये बात बिल्कुल सही है, जबकि पहली बात ये बिल्कुल सही नहीं है। इसका गठन जो किया गया था सामाजिक न्याय अधिकार अधिनियम 12 अगस्त 1994 के तहत किया गया था, ठीक है, और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम 1993 द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर
तो इसमें कौन सा कथन सही है? बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। क्या है 94? निम्नलिखित घटकों पर विचार कीजिए। तुरंत सिंचाई लाभ कार्यक्रम, हर घर हर खेत पानी, जल संभर विकास, प्रति बूंद अधिक फसल, उपरोक्त में से कितने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक हैं? तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक के बारे में बात करें तो ये सारे के सारे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई के घटक हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इजरा प्रणाली मुगल सम्राट फर्रुखर शासनकाल के दौरान शुरू की गई थी। ठीक है, कर दो शुरू। उसके बाद आगे, इजरा प्रणाली में राजस्व प्रणाली थी जिसमें राजस्व अधिकार करीबी के कोलिनों के लिए किए जाते थे। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये दोनों कथन क्या हैं? बिल्कुल गलत हैं। दोनों के दोनों कथन बिल्कुल गलत हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पर। क्या कह रहा है 96? उसको देखते हैं हम लोग। भारतीय इतिहास के संदर्भ में बुरकानदेज कौन थे? मुगल साम्राज्य के कुशल कारीगर जो धातु कर्म के लिए जाने जाते थे। 57 में सिपाही विद्रोह के दौरान प्रमुख नेता, चोल काल के पश्चिमी घाट के जनजातीय समुदाय, बंगाल के जमींदारों से जुड़े सशस्त्र सैनिक। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा है? बंगाल के जमींदारों से जुड़े सशस्त्र सैनिकों को बुरकानदेज कहा गया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97। क्या कह रहा है? ब्रिटिश आगमन से पूर्व भारत के क्षेत्रीय राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हैदराबाद का पहला निजाम आसफ जहाँ था। अवध का पहला निजाम बुरहानुल मुल्क था। अलीवर्दी खान बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब था। तो यहाँ पे बताना है कौन सा सही सुमेलित है। तो मित्रों यहाँ पर ये तो दोनों बिल्कुल सही सुमेलित लगते हैं। और अलीवर्दी खान के बारे में जो ये बात की गई है, ये बात बिल्कुल गलत है। यानी ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, धार्मिक मामलों में राज्य की तटस्थता, सूदखोरों पर नियंत्रण, उपरोक्त में से कितने कराची अधिवेशन में कांग्रेस के प्रस्तावक थे? तो यहाँ पर यदि हम बात करें सभी 4 जो थे वो कांग्रेस के प्रस्तावक थे। यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पर। क्या कह रहा है? निम्नलिखित श्रमिक संघों के आरंभिक और नवीनतम तक कालक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, भारतीय व्यापार संघ, हिंदू महाराष्ट्र मजदूर सभा, बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन का प्रयोग सही करिए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही क्रम होगा बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 900। नरमपंथी कांग्रेस के नेतृत्व में प्रारंभिक चरण के संबंध में नरमपंथी का नेतृत्व कांग्रेस ब्रिटिश से शासन से पूर्ण अलगाव के विचार के खिलाफ थी। उन्होंने संवैधानिक तरीकों से जन सामान्य के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग की। 1892 में विधायिका के लिए चुने जाने पर उन्होंने मजदूरों और कृषकों के मुद्दों को उत्साहपूर्वक उठाया एवं उनकी वकालत की। तो यहाँ पर कौन सा सही है? यहाँ पर मित्रों अगर हम बात करें, नरमपंथी कांग्रेस ब्रिटिश भारत के अलगाव के विचार थे, बिल्कुल सही है। कौन संवैधानिक तरीके जन सामान्य के अधिकारों की मांग की, ये बात बिल्कुल गलत है। मजदूरों 92 विधायिका अधिनियम के बारे में, ये भी बात बिल्कुल गलत है। यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। तो इस तरह मित्रों आज हम लोगों ने दृष्टि IAS संस्थान के मॉडल टेस्ट संख्या 16 को सॉल्व किया। शीघ्र ही हम अन्य पेपर भी सॉल्व करेंगे और इसके साथ ही विभिन्न चैप्टरों के महत्वपूर्ण टॉपिकों के क्वेश्चन भी करे जा रहे हैं। हमारे चैनल के माध्यम से आपको शीघ्र प्राप्त होंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़िए और अपने आगामी एग्ज़ाम के लिए तैयारी और ज़ोर से करिए। थैंक यू वेरी मच।